दोस्तों अगर आप भी बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं सर पहली बार में सिलेक्शन लेना या फिर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं कई बार एग्जामिनेशन दिए बट आपका सिलेक्शन किसी भी रीज़न से नहीं हो पाया तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होती है जिससे आप लोग बैंक एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हैं, बहुत जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए बैंक एग्जामिनेशन की तो बैंक एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है आप लोगों को। प्रैक्टिस रिवीजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, रिजल्ट ये रहता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मॉक टेस्ट होता क्या है आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाता है, किस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट लगाने से आपको मैक्सिमम आउटकम कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों मॉक टेस्ट तो लगाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मॉक टेस्ट लगाते हैं बट मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ पाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस केवल कंप्लीट करते हैं और सोचते हैं कि हम डायरेक्टली एग्जामिनेशन में जाकर परफॉर्म करेंगे और वैसा हो नहीं पाता है। रीजन बैंकिंग एग्जामिनेशन में बेटा टाइम बहुत कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पर टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टाइम को मैनेज कैसे करना है वो हमको पता चलता है मॉक टेस्ट से। तो आइए दोस्तों जानते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है? सबसे पहला मॉक टेस्ट के माइंडसेट को समझो कि मॉक टेस्ट का हमारा पर्पस क्या है, क्यों हम लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं। देखो सबसे पहली चीज आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। आपको पता चलेगा आपने जो पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप उन सवालों को, उन क्वेश्चंस को टाइम पर बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। सेकंड, आपको पता चलता है आपका वीक एरिया क्या है, कौन से टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा वीक एरिया है, कहां पर आप लोगों से गलतियां होती है। ठीक है। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना। अब टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? अब टाइम मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि सर सारे सवालों को बनाना होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है आपने अपना वीक एरिया देखा, उन सवालों को लास्ट के लिए रख दिया, लास्ट में टाइम बचेगा तो करेंगे। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलता है। इसका मतलब सर हम लोगों के सिलेक्शन में मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर है, मॉक टेस्ट क्यों लगाना है, इसका पर्पस क्या है, ये आपको क्लियर हो चुका है। और मॉक टेस्ट आप लोग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही आपको 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं हम जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा तब मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हम मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। यार बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपको एक्सेप्ट करना है कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, उस पर मेहनत करो, न कि मॉक टेस्ट लगाना ही बंद कर दो। बात आ रही है समझ में? अब अगर आपने आधा सिलेबस कंप्लीट किया और सर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स तो कम ही आएंगे। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना। आपको पता है उस मॉक टेस्ट में केवल उन टॉपिक को करना है जो आपने पढ़ा है, जो आपने नहीं पढ़ा उसको स्किप कर दो। जैसे मैं क्वांट की अगर बात करता हूँ, आप क्वांट का एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आईबीपीएस पीओ का लगा रहे हैं, आरआरबी का लगा रहे हैं, कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं सर, हम लोग एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें 30 क्वेश्चन है। अब उन 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने पढ़ लिए है, जो टॉपिक आपने कवर कर लिए है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्पीड मैथ्स कवर कर लिया तो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन बनाएंगे। अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, रेशियो कंप्लीट हो गया, तो परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चन कंप्लीट करो और ट्राई करो कि स्पीड से करें। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, देखो अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होता है, 40% सिलेबस कंप्लीट होता है, मॉक टेस्ट लगाने का फायदा क्या रहेगा मैं आपको ये समझाता हूँ। आपके पास टाइम तो टोटल 20 मिनट रहेगा। अरे टाइम तो उतना ही रहेगा, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन होंगे बट 30 क्वेश्चन आपको करने नहीं है। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? जितना आपने पढ़ा है। तो अगर आपका 30-40% सिलेबस कंप्लीट है तो 30-40% क्वेश्चन कर पाएंगे, मतलब 12-13 क्वेश्चन करेंगे आप लोग, बट टाइम तो पूरा 20 मिनट रहेगा ना। मतलब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है क्या आप उसके सवालों को बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी आप। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ते जाएगा, आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी बढ़ते जाने चाहिए और धीरे धीरे आपके जो मार्क्स है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक और प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट तो लगाते हैं और लगाते रहते सर फिर भी स्कोर नहीं बढ़ पाता है। तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन रहेगा, उसके लिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो
सबसे पहली चीज़, आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो मॉक टेस्ट लगाते वक़्त आप लोग पूरा माहौल एग्ज़ामिनेशन वाला बनाएँगे। आप ये ऐसा माहौल बना लो कि आप एग्ज़ामिनेशन ही दे रहे हैं। आप सोचो, अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम से पहले आप 30-40 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम देंगे थोड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे कि यार इतनी बार मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, इस बार तो क्रैक कर ही लूँगा। तो आप कभी भी मॉक टेस्ट को ऐसे मॉक टेस्ट मत समझो, आप उसको एग्ज़ामिनेशन समझो। जैसा एग्ज़ाम में माहौल होता है, सेम टू सेम माहौल अपने घर में क्रिएट करो। घर में माहौल कैसे क्रिएट करेंगे? सर मोबाइल को साइलेंट करेंगे, एयरप्लेन मोड पे करेंगे। अब आप लोगों में से बहुत से बच्चे दिमाग वाले बोलेंगे, सर अगर मोबाइल को साइलेंट कर देंगे वो तो ठीक है, बट एयरप्लेन मोड ऑन कर देंगे तो हमारा नेट नहीं चलेगा, और नेट नहीं चलेगा तो हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम तो मोबाइल से मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो बेटा ये आपके लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो वाईफाई के थ्रू अपना इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और मॉक टेस्ट लगाते हैं, या जो बच्चे लैपटॉप से लगाते हैं। अगर आप मोबाइल से लैपटॉप लगाते हैं तो मोबाइल से आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मोबाइल को भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना, साइलेंट मोड पे डाल देना है। और मोबाइल को कभी भी ना ऐसे हॉरिजेंटल रखकर मॉक टेस्ट मत लगाना। आप कभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे सामने रखकर मॉक टेस्ट लगाना। इसका फ़ायदा क्या होगा पता है आप लोगों को? आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँगे तो आपके सामने क्वेश्चन वर्टिकली सामने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएँगे, ना कि ऐसे नीचे रखे होंगे। क्योंकि आप इस तरीके से नीचे रखकर अगर मॉक टेस्ट लगा भी रहे ना, तो आपके सामने सवाल रहता है, सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। जबकि एग्ज़ामिनेशन में स्क्रीन के ऊपर देखना, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे देखना, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है टाइम मैनेज करना, तो इसकी हैबिट हमको बनानी होगी। तो अगर आप मोबाइल से भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इस तरीके से सामने मोबाइल रखेंगे और पेपर में मॉक टेस्ट लगाएंगे। एक प्रॉपर तरीके से टेबल और चेयर पर बैठकर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, स्क्रीन को सामने रखना है और नीचे आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है। और नो डिस्टर्बेंस जोन, आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तब आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कई बार आप बहुत सीरियस होकर मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो, किसी का कॉल आ जाता है, कट कर दो। उस टाइम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी का मैसेज आ जाता है, हम मैसेज का रिप्लाई करने चले जाते हैं, और ये तब बहुत ज़्यादा होता है सर, जब मॉक टेस्ट बना रहे होते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो हम क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये गलतियाँ छोटी-छोटी आप लोगों को नहीं करनी है, या जितना मैक्सिमम उस मॉक टेस्ट से आप स्कोर कर सकते हैं, हमेशा वो ट्राई करो। अब यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखना, कई बार मॉक टेस्ट में आपके नंबर ज़्यादा होंगे, कई बार कम होंगे, तो इससे डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि मॉक टेस्ट के लेवल अप डाउन होते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्या करना है, आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? जैसे आप लोग रीज़निंग में बहुत से बच्चे ना अच्छा स्कोर कर पाते हैं, है ना? तो रीज़निंग में आप लोगों को फ़ोकस करना है कि उस 20 मिनट में आप कितने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सवाल कर सकते हैं। रीज़निंग में आपको फ़ोकस करना होता है एक्यूरेसी के ऊपर। क्वांट में आपको फोकस करना होता है सिलेक्शन और क्वेश्चंस के ऊपर। सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना है कि कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, क्योंकि 20 मिनट में सारे सवाल क्वांट के पॉसिबल नहीं होते हैं। आप रीजनिंग के 20 मिनट में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट क्वांट के शायद ही आपके 20 मिनट में सारे क्वेश्चन हो पाए। क्लर्क एग्जाम में तो मे बी एक बार हो सकते हैं, बट पीयू एग्जामिनेशन में सारे सवाल नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चा कंपेयर रीजनिंग से और क्वांट को सेम करता है। रीजनिंग में सोचता है कि सर मेरे सारे क्वेश्चन बन गए तो क्वांट में बनना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, रीजनिंग में आप लोगों को फोकस करना है एक्यूरेसी के ऊपर, और क्वांट में आपको फोकस करना है क्वेश्चन के सिलेक्शन के ऊपर। जो इजी क्वेश्चन है, जो ड्यूएबल क्वेश्चन है, वो आपको बनाना है। और देखो लास्ट में मैंने एक पॉइंट भी लिखा, आगे आपको चलकर बताता हूँ। इंग्लिश की बात की जाए तो स्पीड पर आपको फोकस करना है, स्कीम पर। मतलब सर, क्वेश्चंस को देखना है, फटाफट डिसाइड करना है क्वेश्चन में करना क्या है आप लोगों को। ठीक है? इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करो जो आपका स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग के सवाल ही नहीं बनते हैं, पहला सवाल नहीं बना, दूसरा सवाल नहीं बना, तीसरा सवाल नहीं बना, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और होगा क्या, जो सवाल आप बना सकते हैं वो भी आपसे नहीं बनेगा। सेम एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही होता है। तो एग्जाम में पहले वो सवाल हम लोग पिक करेंगे जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, जो हमारे लिए ईजी है। ठीक है? टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप सिलेक्ट ऐसे करो, पहले इजी क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो, 3 राउंड में अपने मॉक टेस्ट को डिवाइड करो। पहले राउंड में इजी क्वेश्चन जो आपको लगते हैं वो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद मीडियम, मीडियम मतलब मॉडरेट लेवल के सवाल, और फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है तो टफ लेवल के सवाल को करना है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये स्मार्ट स्कीपिंग इज इक्वल टू सिलेक्शन। मतलब कई बार क्या होता है, हम चाह कर भी सवाल को नहीं छोड़ पाते हैं और वो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो ऐसे सवालों को स्किप करने की आदत बनाओ। अब स्किप का मतलब ये नहीं कि आपको सवाल जो भी टफ दिख रहा है सीधे बिना पढ़े स्किप 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 कर दिया, पता चला 30 में से 15 क्वेश्चन तो आपने स्किप ही कर दी, ऐसा नहीं। स्किप करना भी एक टैलेंट है बेटा।
मतलब क्या होता है ना, कई बार हम लोग चाह कर भी स्किप नहीं कर पाते। सपोज परसेंटेज का सवाल है, अब आपने परसेंटेज तो पढ़ा है, आप नहीं कर पाएंगे स्किप। यार परसेंटेज तो मेरे को आता है, मैं इसको बना कर रहूंगा। बट अगर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे सवाल को देखो आप कर सकते हो। टाइम ज्यादा लग रहा है तो मार्क्स रिव्यू कर दो। आपको ये क्लियर है कि यार ये सवाल तो मेरे से बनेगा ही नहीं, या बन भी जाएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो वैसे सवालों को डायरेक्टली स्किप करने का। आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहां पर ये ऑप्शन भी दिखेंगे जो एग्जामिनेशन में होते हैं। एग्जाम में भी मार्क्स रिव्यू और स्किप का ऑप्शन होता है। बहुत से बच्चे मार्क्स रिव्यू का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। अब मार्क्स रिव्यू का ठीक तरीके से यूज करने से फायदा क्या होता है, जैसे आप लोगों का 20 मिनट का पेपर है, हो सकता है कि 15 मिनट में आपके जितने क्वेश्चन डुएबल है वो कर लिए, आपके पास लास्ट के 5 मिनट बाकी है, तो अब क्या करोगे, वापस से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारे क्वेश्चंस को देखोगे? नहीं, आप डायरेक्टली जो मार्क्स रिव्यू किए ना वो क्वेश्चन पर जंप करेंगे और उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो सवाल बचे हैं आप लोगों के जो आप बना सकते हो वो करने जाएंगे। क्योंकि अगर आपने इसका यूज ठीक से नहीं किया तो आप क्या करने वाले हो सर, आप पहले क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन जो आपने बना लिए उसको भी बार बार देखोगे, तो वो 5 मिनट में आप मैक्स टू मैक्स 3 से 4 ही सवाल कर पाएंगे। बट अगर मार्क एस रिव्यू का ऑप्शन का ठीक तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उस 5 मिनट में भी हो सकता है 6-7 सवाल और बना लें। अब होगा क्या, किसी भी सवाल को अगर आप मार्क्स रिव्यू करते हैं तो वो है ना, क्वेश्चन नंबर के सामने वॉयलेट कलर का इंडिकेशन देता है। जैसे आपने कोई सवाल बना लिया तो ग्रीन कलर दिखेगा, आपने स्किप कर दिया तो रेड कलर दिखेगा, और ये चीजें आपको मॉक टेस्ट लगाएंगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अब हम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी। रीजनिंग क्वांट इंग्लिश तीनों की स्ट्रेटेजी मैंने लिखी है, बट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से रीजनिंग के लिए सचिन सर अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग का उनका पार्ट है, वो आपको रीजनिंग फैकल्टी ज़्यादा अच्छे से आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जब मैं तैयारी करता था वहाँ पर ये स्ट्रेटेजी होती थी कि पजल अगर ईजी लग रहा है कि भाई पजल ईजी है तो बना दो, अगर आपको लगता है कि यार टाइम ज़्यादा लग सकता है उस पजल को लास्ट के लिए रखना है। क्योंकि कई बार देखा है कि हम लोग पजल को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, पजल बनता ही नहीं है, टाइम निकल जाता है, रीजनिंग का पेपर बिगड़ जाता है। तो रीजनिंग में पहले जो इजी टॉपिक है वो कंप्लीट करो, पजल अगर इजी है आपको लग रहा है बन जाएगा बना लो, अदरवाइज उसको लास्ट के लिए रखना है। सिमिलर अगर क्वांट की बात की जाए ना तो बेटा क्वांट में जो इजी टॉपिक है उसको पहले पिक करो, और जो मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल के टॉपिक होते हैं लाइक अर्थमेटिक और डीआई उसको लास्ट में रखो। अब डीआई भी कई बार बहुत इजी लेवल का आ जाता है तो पहले इजी लेवल डीआई करो, अर्थमेटिक को आप लास्ट में रख सकते हो। एक वक्त था जब मैं ये स्ट्रेटेजी बताता था कि पहले स्पीड मैथ्स करो फिर अर्थमेटिक करो फिर डीआई करो, बट अभी के टाइम पर बेटा अर्थमेटिक का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, तो अर्थमेटिक को अब लास्ट में करो, डीआई को उसके पहले करना है आपको। ठीक है, ये आपकी क्वांट की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इंग्लिश में आप लोगों की जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एरर डिटेक्शन फिलर वोकेब इसको पहले कर लो, और बाद में आपके जो बच्चे हुए जो टाइम थोड़ा लेते हैं वो टॉपिक को करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए रीजनिंग फैकल्टी ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए इंग्लिश फैकल्टी आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर देंगे। ठीक है, मैं क्वांट के बारे में यहाँ पर बता सकता हूँ कि क्वांट में आप पहले वो टॉपिक, अच्छा क्वांट की स्ट्रेटेजी भी ना क्लरिकल के लिए अलग होती है, पीओ के लिए अलग होती है। आप में से मैक्सिमम बच्चे सेम स्ट्रेटेजी के साथ सारे मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं। देखो क्लर्क में क्या होता है, क्लर्क में ना क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, मतलब वहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा होंगे। पीओ में लेवल टफ होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे। तो दोनों में पता है स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। क्लर्क में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन जो भी आता है आपसे बनता है वही डिसाइड करो, बनेगा बनाओ, नहीं बनता है तो छोड़कर आगे बढ़ो या मार्केट रिव्यू करो। बट पीओ में सेलेक्ट करना है आपको, कौन से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं उनको पहले सेलेक्ट करो और पहले उसको बनाओ। तो ये दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। आप अगर सेम स्ट्रेटेजी के साथ दोनों पेपर देंगे, क्योंकि क्लर्क में आप देखेंगे कट ऑफ बढ़ता है, ज़्यादा जाता है, पीओ का कट ऑफ कम होता है। मतलब पीओ में अगर हम लोगों ने केवल वो सवाल बना दिए जो हम बना सकते थे आपका काम हो जाएगा। बट क्लरिकल एग्जामिनेशन में आपको अटेम्प्ट्स ज़्यादा करने हैं, और अटेम्प्ट्स अगर ज़्यादा करने हैं तो ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में टाइम दे दिया है ना, सपोज आपने पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढना स्टार्ट किया, नंबर सीरीज ढूंढना स्टार्ट किया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि सर इसके बाद मैं इस अर्थमेटिक के इजी क्वेश्चन को पिक करता हूँ फिर डीआई को इजी क्वेश्चन को पिक करता हूँ, तो आपको सेलेक्ट करने में ही टाइम निकल जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो दोनों की स्ट्रेटेजी आप लोगों की थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें
तो मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम बच्चे एनालिसिस को इग्नोर करते हैं। भाई अगर आप एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो तो आपका उस मॉक टेस्ट को देने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगाने में 1 घंटा लगता है तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको एनालिसिस करने में 2 घंटे लगे। बट धीरे-धीरे जैसे आप मॉक टेस्ट आगे लगाते जाएँगे तो ये जो एनालिसिस का टाइम है वो कम होता जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं सर मॉक टेस्ट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनालिसिस। आपके मॉक टेस्ट के नंबर बढ़ते जाएँगे, आपका एनालिसिस का टाइम कम होता जाएगा। ठीक है? तो अब मॉक टेस्ट के एनालिसिस में आपको क्या देखना है, सबसे पहले एक्यूरेसी देखना है, ठीक है? गलतियाँ किस वजह से हो रही है, इस पर आपको काम करना है। सेकंड आपको देखना है टाइम कितना लग रहा है, ठीक है? हर सेक्शन में टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा-सा। गेस अगर कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मॉक टेस्ट लगाते-लगाते थोड़ा-सा गेस कर देते हैं, यार इस सवाल में ये ऑप्शन तो नहीं होगा। गेस करना गलत नहीं है, बट अगर आपको ये क्लियर होता है कि 5 में से ये 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं, 2 में से 1 हो सकते हैं, थोड़ा-सा लॉजिकली सोचकर आप आंसर टिक कर रहे हो, चलेगा। बट अगर आपको पता ही नहीं है 5 में से आंसर करेक्ट होगा क्या और वहाँ पर आप गेस कर रहे हो, बेटा इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। है ना? आपको कुछ भी नहीं पता, अब्बा जब्बा डब्बा और आप गेस कर रहे हो ए-बी-सी-डी में से कुछ, तो वो करना नहीं है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक को, कौन से टॉपिक में आप वीक हो ये पता करेंगे। मतलब सपोज आपने परसेंटेज पढ़ लिया, आपको परसेंटेज आता है, बट मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कुछ तो कमी है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, जिस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो समटाइम हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है, बट वो बन ही नहीं पाता मॉक टेस्ट में। इसका मतलब सर सीधा सा है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं है उस चैप्टर के, उसका रिवीजन करो, उसमें आपने जो भी पढ़ा है, जहां से पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा, सवाल बनने लग जाएंगे। ठीक है? इसके बाद जो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग है ना सेम गलतियां बार बार करते हो। कई बार हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, गलती होती है, फिर से वही गलती होती है, फिर कुछ दिनों बाद फिर से वो गलतियां होती है। तो जो बच्चा सेम गलतियां बार बार करेगा ना, सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। सिलेक्शन तो वही लेता है जो अपनी गलतियों पर काम करता है और गलतियां करना खत्म कर देता है। तो गलतियों को ना टॉपिक वाइज अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। आपने जो कॉपी बनाया, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाया है, उसके अंदर अपनी गलतियां लिखो, गलतियों को देखते रहा करो। जब बार बार देखोगे तो गलतियां अपने आप होना कम हो जाएगी। ठीक है? आप चाहे तो स्मार्ट शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि सर कोई क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में देखा, ये हमसे नहीं बन रहा है, बट सर जब उसका सॉल्यूशन देखा तो यार पता चला यार ये तो इतना ईज़ी है, इसका इतना आसान ट्रिक हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर देखकर उसको छोड़ देते हैं। अब इन फ्यूचर वो सवाल फिर से आता है ना, आप नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस और रिवीजन तो किया ही नहीं है। तो आप उसको क्या करेंगे, शॉर्ट नोट बनाकर रख लेंगे और थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे। ठीक है? हर 4 से 5 मॉक टेस्ट के बाद थोड़ा-सा रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। देखो कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है, क्या कमी है, उसको फुलफिल करो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है? प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए सीट बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सर मैं अपनी प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए आप एक सीट बना सकते हैं, जिस पे आप डेट लिख सकते हैं, मॉक का स्कोर लिख सकते हैं, एक्यूरेसी परसेंटेज कितना आ रहा है, टाइम कितना लग रहा है और मिस्टेक का टाइप, कौन-कौन सी मिस्टेक हो रही है। एक सीट बना लो, डे से स्टार्ट करो, डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये देखो कि आपका धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। हर 5 मॉक टेस्ट के बाद अपना इंप्रूवमेंट चेक करो। अब देखो फिर से एक बात को समझना, मे भी हो सकता है कि पहले मॉक टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी आ गई 90%, दूसरे मॉक टेस्ट में 94% आ गई, तीसरे में 95 आ गई, चौथे में 96 आ गई और पाँचवें में सर 80 तक पहुँच गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी डाउन हो गई है, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन गलत जा रहा है, नहीं। मे भी हो सकता है बेटा कि ये मॉक टेस्ट का लेवल टफ रहा हो। कई बार होता है, बहुत सारे बच्चे स्कोर कम होने पर डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट ये बात क्यों नहीं समझना चाहते कि मे भी हो सकता है सर उस टेस्ट का लेवल ही थोड़ा अप हो, जिसकी वजह से हमारा स्कोर, हमारी एक्यूरेसी कम हुई है। बट वहां पर भी आपको पता है क्या एनालिसिस करना है, वहां पर यह एनालिसिस आपको करना है कि यार इस मॉक टेस्ट में कौन कौन से सवाल को मैं बना सकता था और कौन कौन से सवालों को स्किप करना चाहिए था। बात समझ रहे हो? मतलब जिन सवालों को आपको स्किप करना था, फिर भी आपने उन सवालों को बना दिया है, तो ये आपको वहाँ से सीखना है, ठीक है? कई बार आप लोग देखेंगे कट ऑफ भी फ्लक्चुएट होता है, कई बार कट ऑफ आपका एसबीआई पीओ की बात करें तो कट ऑफ आपका 60 प्लस चला जाता है, कई बार आपका 50 से भी कम कट ऑफ गया है। रीज़न लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में आप लोगों को रखना है, ठीक है? एक्स्ट्रा टिप्स आप लोगों के लिए, ठीक है? कई बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि सर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सवाल सामने आता है, तो अटक जाते हैं वहीं पर, है ना? एक पर्टिकुलर सवाल पर ही अटक जाते हैं, क्या बोल रहा है, सोचते रहते हैं।
तो अगर आप कोई भी सवाल देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर ये सवाल शायद नहीं हो पा रहा है या टाइम लग जाएगा, तो मार्कस रिव्यू का यूज़ कर सकते हैं। आपको ना 10-15 सेकंड से ज़्यादा किसी पर भी अटक के नहीं रहना है। क्वांट में स्पेशली होता है, सवाल को देखकर हम लॉजिक सोचते रहते हैं, करे कैसे, करे कैसे, करे कैसे। भाई मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड का टाइम देना, 15 सेकंड भी ज़्यादा हो जाता है। 5 टू 10 सेकंड के अंदर आपको डिसाइड करना है कि सवाल बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आपको लग रहा है यार लॉजिक नहीं मिल पा रहा है, मेरे से नहीं बन पाएगा, और आपको ये लग रहा है कि यार थोड़ा और टाइम दूंगा तो लॉजिक मिल जाएगा, तो उसको मार्कस रिव्यू कर दो। बट अगर आपको लगता है कि लॉजिक मिल ही नहीं पाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो वैसे सवालों को आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है। हर मॉक को एग्जाम फाइनल अटेम्प्ट जैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। आप में से अगर कोई बच्चा ये गलती कर रहा है, मॉक टेस्ट आधा लगाता है फिर छोड़ देता है ना? कई बार ऐसा होता है मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है, इरिटेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। बट एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे ना ऐसा। तो मॉक टेस्ट को भी इसी तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट करो। ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद डीमोटिवेट नहीं होना है। आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो अपने आप को शाबाशी दे दो अगर आपने पूरा मॉक टेस्ट लगा दिया, क्योंकि पूरा मॉक टेस्ट बैठ कर लगाना भी एक अचीवमेंट है। मैक्सिमम बच्चा नहीं कर पाता है पूरा मॉक टेस्ट। ठीक है। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आज चलो मैंने 1 घंटा पूरा बैठकर पूरा मॉक टेस्ट लगाया है, और उस मॉक टेस्ट में अपना 100% देने की कोशिश किया करो। ठीक है। इम्प्रूव करने का माइंडसेट रखो। हमेशा आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आए, इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। आप सोचो ना, अगर आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आया, ठीक है, तो ये तो हमने मॉक टेस्ट में मार्क्स कम लिए ना। अब सोचो यही चीज़ अगर एग्जाम में होती तो कितना ज़्यादा बुरा लगता। तो जो एग्जामिनेशन में आपके साथ गलत ना हो, उसी के लिए तो मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आए, अगर मॉक टेस्ट में सवाल नहीं बने, तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि यार अच्छा हुआ मॉक टेस्ट में अभी मेरे को पता चल गया कि कहाँ पर क्या गलतियां हो रही है। तो इससे ना आप अपने आप को मोटिवेट करो, ना कि डीमोटिवेट होना है। और मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं। अगर मैं टॉपर्स की भी बात करूँ ना, इस बार हम लोगों के पास बैच में से 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 100 में अपनी रैंक लेकर आए हैं, एसबीआई पीओ जिसमें 500 वैकेंसी ही थी। उन बच्चों से जब हम लोगों ने बात की ना, तो उनका भी यही कहना होता है कि सर हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमको लगता होगा नहीं होगा। और ये बेटा नेचुरली सभी के साथ होता है। बात आ रही है समझ में? तो कभी भी मॉक टेस्ट लगाते हो, मार्क्स अगर कम होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छे से डीप में एनालिसिस करो, क्योंकि गलती या तो ये होगी सर कि हम लोगों ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को पिक कर लिया, क्योंकि उस पेपर में हो सकता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। तो आपको पता है वहाँ पर टास्क ये होना चाहिए सर, उस डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट में जो आसान क्वेश्चन है पहले उसको कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आप बना सकते हो बट टाइम लग रहा है, उसको कंप्लीट करना है, और जो स्किप करना है वो तो स्किप ही करना है। मतलब सिंपल सा आप ये देखो कि अगर वो मॉक टेस्ट तब भी था, तो क्या आपने अपना 100% उस मॉक टेस्ट में दिया है? बाद में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हो तो पता चल रहा है यार ये क्वेश्चन तो ईज़ी है, ये मेरे से बन जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन आसान था, ये मेरे से बन जाना चाहिए था। बात समझ रहे हो? क्योंकि मे भी हो सकता है एग्ज़ामिनेशन आपका लेवल टफ भी आ जाए, ईज़ी भी आ जाए। ईज़ी आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, टफ आ गया तो कट ऑफ कम होगा। अब कम कट ऑफ में भी दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे बच्चे अच्छे अटेम्प्ट कर सकते थे, बट लेवल टफ देखकर उनके अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और यही गलतियाँ आपको मॉक टेस्ट से सीखने को मिल जाती है। ठीक है। आई होप सो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और इस सेशन के बाद आप लोगों के जो भी डाउट है मॉक टेस्ट को लेकर, वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। साथ में आप लोगों को बेटा आप बताना है कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ही, अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है, कितना आप स्कोर अचीव कर पा रहे हैं। और अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, तो उसका रीजंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना कि बार बार सिलेबस के पीछे जाएंगे। कई बार बच्चा ऐसा करता है कि पहली बार सिलेबस कंप्लीट किया, मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ा, वापस से सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचता है। ये गलती मत करना। आपको एक्चुअल में उस पर काम करना है जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं बन रहा है, बस कंपेयर की बार बार सेम चीज़ को ही पढ़े जा रहे हैं। बात आई समझ में? चलिए दोस्तों, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा बेटा अगर आप लोग यूट्यूब पर क्लासेस फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब पर क्लास फॉलो कर सकते हैं। बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बैच में एनरोल करने का तरीका बता देता हूँ, किस तरीके से आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखो, अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, बैच में एनरोल करना है, तो आप
पीडब्ल्यू पर बैंकिंग वाला पर जो आप लोगों के लिए महापेक है उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। महापेक में आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सेकंड, आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिल जाएगा, 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब सिलेक्शन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बैंक महापेक पर मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा पीडब्ल्यू का ऐप है। यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, मोबाइल से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वेब पर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बैंकिंग ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। बैंकिंग ऑनलाइन के अंदर आप लोगों को बैंक महापेक मिल जाएगा। ठीक है, बैंक महापेक के अंदर आपके जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सारे एग्जामिनेशन के बैचेस मिल जाते हैं। अगर आप बैंक के साथ एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, बैंक एसएससी महापेक सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर बैच परचेस करना चाहते हो तो पर्टिकुलर बैच भी परचेस कर सकते हैं। बट बैंक महापेक महाविश्वास पेक परचेस करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है, जितने भी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आते हैं, जितने भी बैचेस आते हैं, आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर। ठीक है, बाकी दोस्तों हम लोग यूट्यूब पर भी डेली क्लास करते हैं। आप यूट्यूब के क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। सुबह से लेकर नाइट तक बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लास चल रहे हैं सुबह से लेकर रात तक तो आपको सारे क्लासेस नहीं करने हैं। आपको उन क्लासेस पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। क्लियर? चलिए, बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।